साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहन। इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हर विशेष जानकारी आप तक लेकर आते हैं, जिससे आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें और साथ ही अपनी अतिरिक्त आय अर्जित करने में आपको आसानी हो। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे स्प्रिंकलर सिंचाई से सिंचाई कितनी कारगर साबित हो सकती है और साथ ही बात होगी जरबेरा फूल की खेती के बारे में। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। तो आज आए हैं हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि स्प्रिंकलर सिंचाई से सिंचाई कितनी कारगर जो है वो साबित होती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम पटेल। डॉक्टर नीलम पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर नीलम, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं किसानों को। देखिए, स्प्रिंकलर सिंचाई हमारी सिंचाई का एक उन्नत साधन है और एक उन्नत तकनीक है, बल्कि हम कहें इस तकनीक के माध्यम से हम सिंचाई इस तरह करते हैं जैसे कि बरसात हो रही हो। और इस सिंचाई में जो स्प्रिंकलर सिंचाई या जिसको फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से या टैंक से या तालाब से पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक ले जाते हैं और वहाँ पर उन पाइपों के ऊपर हम नोजल फिट कर देते हैं और उन नोजल से पानी इस तरह निकलता है और फसल के ऊपर गिरता है एक सार होकर कि जैसे कि बरसात हो रही है। तो हमारे सिंचाई का ये स्प्रिंकलर सिंचाई में आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का तरीका है देने के कि फसलों को लगता है कि बरसात हो रही है, मतलब एक सा पानी उनको प्राप्त हो रहा है। जी, तो अभी हमने जाना कि स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। साथ ही डॉक्टर नीलम, आप हमें ये बताएं कि स्प्रिंकलर के कितने प्रकार होते हैं और किन परिस्थितियों में किसान इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। स्प्रिंकलर जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत तरक्की की है सिंचाई के क्षेत्र में और हमारे गांव में पहले ऐसा मुश्किल होता था कि लोग स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें, लेकिन अब हमारी सरकार के ज़ोर से और जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जल स्तर बहुत नीचे होता जा रहा है और किसान भाई हमारे दिनों दिन सिंचाई के लिए इस जल के ऊपर निर्भर रहते हैं। और हम अगर परंपरागत तरीके से सिंचाई करते हैं तो जो हमारा 2/3 पानी है वो व्यर्थ चला जाता है और लगभग सिर्फ 1/3 पानी ही फसलों को उपलब्ध हो पाता है। तो जो हमारे स्प्रिंकलर के प्रकार हैं वो कई तरह के होते हैं। अगर इनको मैं उनके चलने का जो दबाव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पानी गिरता है वो जब आप प्रेशर से, दबाव से पानी निकलता है नोजल से और फिर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसात के रूप में गिरता है। तो आपको जो दबाव चाहिए होता है पानी चलाने के लिए, स्प्रिंकलर नोजल चलाने के लिए, वो दबाव के आधार पर हमने स्प्रिंकलर को ज़्यादातर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे यहाँ साधारण या बड़े साइज के स्प्रिंकलर जिसको हम रेन गन कहते हैं। दूसरा है जो हमारी जिसको सिर्फ फव्वारा कहते हैं स्प्रिंकलर, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो। तीसरा हमारे होते हैं जिनको हम माइक्रो स्प्रिंकलर या सूक्ष्म फव्वारा कहते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो हमारे 3 तरह के हो गए, बड़े फव्वारा, मिडिल वाले फव्वारे, मध्यम फव्वारे और हमारे सूक्ष्म फव्वारे। अब है कि हमें ये जानना आवश्यक है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 3 तरह के फव्वारे उपलब्ध हैं तो इनको किसान कहाँ कहाँ पर और किस तरह उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने बताया बड़ा फव्वारा, उसको रेन गन कहते हैं। रेन गन का मतलब है, रेन अगर आप देखें तो उसका मतलब है बरसात, गन माने मतलब बंदूक, मतलब अगर किसी नोजल से इतनी स्पीड से हमें पानी निकले और वो छोटी छोटी बूंदों में टूटकर जिसकी स्पीड बंदूक की तरह हो, तो मतलब आपको बड़ा फव्वारा हो गया, इसको रेन गन कहते हैं। और ये हमारे किसान पलेवा करने में, और जो हमारी फसल जैसे गन्ना, वहाँ पर जो थोड़ी हमारी हार्डी फसल हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारी फसलें ऐसी हैं जैसे सब्जी है, अपनी सरसों हैं, जहाँ पर फूल हमारे मुलायम होते हैं, पत्तियाँ हमारी मुलायम होती हैं, वहाँ पर हम रेन गन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो मध्यम वाले फव्वारे हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हमारे फूल हैं और हमारी जो पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, कई तरह की सब्जियाँ जो हैं, वहाँ पर हम जो हमारे मध्यम और स्मॉल फव्वारे, छोटे फव्वारे जिनको माइक्रो स्प्रिंकलर कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे किसान भाई इन तीनों फव्वारों में से अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है कि इनकी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर ये कारगर हैं। हमारे फव्वारा की जो सिंचाई की पद्धति है ये ज़्यादा कारगर है जहाँ पर हमारी मिट्टी बहुत हल्की है।
हल्की मिट्टी होने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर वहाँ पर आप परंपरागत तरीके से सिंचाई करेंगे तो किसान हमारे छोटे छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और फिर नालियों के माध्यम से उन क्यारियों में पानी ले जाते हैं। तो जहाँ हल्की मिट्टी है, जैसे आप राजस्थान का केस ले सकते हैं, आप गुजरात का केस ले सकते हैं, आप बहुत जगह हरियाणा का ले सकते हैं, जहाँ पर हमारी बलुई दोमट मिट्टी है, वहाँ पर अगर पानी किसान हमारे नालियों के द्वारा लेके जाएंगे तो उनका पानी पूरा उस नालियों में हल्की मिट्टी की वजह से नीचे की तरफ बह के चला जाता है। और होता क्या है, हमारे जहाँ तक खेत है वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता है। तो जहाँ पर हमारी हल्की मिट्टी है वहाँ की मिट्टियों के लिए हमारी फव्वारा की सिंचाई बहुत कारगर है। और दूसरा चीज़ है कि इनका चुनाव कैसे करें। एक तो हो गया फसल के अनुसार, दूसरा हो गया मिट्टी के अनुसार। आप जानते हैं जो नोजल है हमारा, इससे पानी निकलता है, इससे पानी की निकलने की दर होती है कि 1 घंटे में ये कितना पानी देगा और वो पानी कितने मीटर में, कितने वर्ग मीटर में फैलेगा। तो आपको ये अंदाज़ लगाना किसानों को ज़रूरी होता है कि वो कौन से नोजल का चुनाव करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जो नोजल का रेट है, पानी निकलने की दर है, और जो हमारे मिट्टी की संग्रहण, मतलब जितनी क्षमता से मिट्टी हमारी पानी को सोख सकती है, उनमें दोनों में मैच होना आवश्यक है। इसका महत्वपूर्ण ये है, इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, अगर आपका पानी का नोजल होगा जो ज़्यादा बहाव से पानी दे रहा होगा, और अगर आपकी मिट्टी की जल सोखने की क्षमता नहीं होगी, तो क्या होगा, पानी मिट्टी में ऊपर बहने लगेगा। तो फिर आपने जो स्प्रिंकलर आपने प्रयोग किया, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो आपको नोजल, आपको बहुत तरह के उपलब्ध हैं, तो अपनी मिट्टी के अनुसार ऐसे नोजल का चुनाव करना है कि जिसके दर, पानी देने की दर और मिट्टी के जो जल सोखने की दर है, उसमें दोनों में सामंजस्य स्थापित हो और दोनों लगभग बराबर हों। और एक चीज़ और देखने की है कि एक स्प्रिंकलर से आप दूसरे स्प्रिंकलर की दूरी कितनी रखें। आप इसको किसान कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है स्प्रिंकलर की 2 लाइनों की दूरी और स्प्रिंकलर के 2 नोजल्स की दूरी। आप ये समझ लीजिए, हम स्प्रिंकलर सिंचाई में 100% ओवरलैप करते हैं, मतलब एक नोजल का पानी दूसरे नोजल तक और दूसरे नोजल का पानी पहले नोजल तक पूरा पड़ता है, जिससे कि एक समान जल का वितरण हो पाता है, नहीं तो जल वितरण में समस्या होती है। तीसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको हवा तेज़ चल रही है, आप ऐसी जगह रहते हैं किसान भाई, राजस्थान के जैसे किसान भाइयों के लिए हवा चल रही है, और अगर उस वक्त आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो आप ये देखेंगे पानी का बहाव, जो वितरण है वो एक समान नहीं हो पाएगा। जिधर की तरफ हवा जाएगी उधर की तरफ पानी चला जाता है, तो एक समान वितरण नहीं हो पाता। तो किसान भाई स्प्रिंकलर उस वक्त चलाएँ जब हवा ना हो। इन चीज़ों का कुछ का उनको ख्याल रखना पड़ेगा, तो इस सिंचाई का पूरा वो लोग उपयोग कर पाएंगे। तो अभी डॉक्टर नीलम ने आपको बहुत विस्तार से जानकारी दी कि स्प्रिंकलर कितने प्रकार के होते हैं और किन परिस्थितियों में आप उनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आइए बातचीत को बढ़ाते हैं आगे, और डॉक्टर नीलम, अब आपसे जानेंगे कि कौन कौन सी फसलों पर किसानों ने इनका उपयोग ज्यादा किया है और उनको इससे कितना लाभ जो है वो पहुंचा है। अगर हम बात करें कि किसान भाइयों ने हमारे किन किन फसलों में इनका उपयोग किया है, तो हमारे किसानों ने राजस्थान में, हमारा पूरा देश में नंबर 1 राज्य है, और वहाँ पर हमारे किसानों ने गेहूँ है, अपना जो सरसों है उसमें है, इन सब में बहुत ज़्यादा बहुतायत पे प्रयोग किया है, चने में है। आपको बस ये देखना है कि उस वक्त स्प्रिंकलर नहीं चलाना है जब आपके पौधों पर फूल आ रहे हों, क्योंकि अगर उस वक्त आप चलाएंगे तो आपके फूल झड़ जाएंगे। तो हमारे किसान भाई, जैसे मान लीजिए अगर उस सरसों की सिंचाई कर रहे हैं तो 2 सिंचाई वो कर देते हैं और फूल आते वक्त उसकी सिंचाई बंद कर देते हैं, फूल आने के पहले। तो हमारे ये जो हमने तीनों तरह के स्प्रिंकलर बताए हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर, रेन गन और स्प्रिंकलर, ये तीनों तरह के ज़्यादातर फसलों में कारगर हैं। सिर्फ उन फसलों को छोड़कर सब्जियों को, जिनमें चलाने से उनके फूल गिरने की संभावना रहती है, जैसे आपका टमाटर है, जैसे आपका मिर्च है, ये सब फसलें ऐसी हैं जिनमें इनका प्रयोग किसान भाई नहीं कर सकते और नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी सब फसलों में इनका प्रयोग अच्छे से हो रहा है। तो अभी हमने इस बारे में भी जानकारी ली और तमाम जानकारी आज स्प्रिंकलर सिंचाई से संबंधित हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम खेत खलिहान में। डॉक्टर नीलम, अब आपसे जानना चाहेंगे कि स्प्रिंकलर चलाने में क्या क्या सावधानियां जो हैं वो बरतने की जरूरत है और इसके क्या क्या लाभ हैं। स्प्रिंकलर चलाने के लिए हम जैसे जानते हैं कि फल को, पौधों को हमारे जितनी जल की आवश्यकता है सिर्फ उतनी ही देर चलाएं। आप अगर स्प्रिंकलर ज़्यादा देर चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ मिनट के बाद आपकी मिट्टी पूरी, जो ऊपर की लेयर है या जो ऊपर सतही मिट्टी है, वो गीली हो जाएगी और पानी आपका बहने सा लगेगा। तो आपको किसान भाइयों को ध्यान ये देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा देर न चलाएं।
पौधों की जड़ पे जितने जल की आवश्यकता है उतनी देर चलाएं और इसको ज़्यादा टाइम सिंचाई करें। मतलब ज़्यादा टाइम का मतलब अगर सप्ताह में एक बार ना करके 2 बार चला लें, लेकिन एक बार 4 घंटे के चलाने से अच्छा है कि सप्ताह में 2 बार 2-2 घंटे करके चलाएं। तो एक तो है कम देर चलाएं, जल की जितने पौधे की आवश्यकता है उसके अनुसार चलाएं। तीसरा है स्प्रिंकलर का चुनाव ठीक से करें, आपकी मिट्टी कैसी है। और चौथा है कि 2 स्प्रिंकलर की 2 लाइन के बीच की दूरी और 2 नोजल्स के बीच का दूरी का निर्धारण ऐसे करें कि 100% ओवरलैप हो जाए। तो अभी आपने जाना कि स्प्रिंकलर चलाते हुए आपने क्या-क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में, लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर नीलम लागत के बारे में, तो लगभग कितनी लागत आती है इसमें? देखिए, इसमें जो लागत है, लागत बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आपको जो हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को इन सारे स्प्रिंकलर की जो भी पद्धतियाँ वो अपनाना चाहते हैं, हमारी सरकार अनुदान देती है और ये अनुदान उनको उनके ज़िले के या तो जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपकी लागत इस पर निर्भर करती है कि आपका जो जल का स्रोत है वो कितना दूर है, क्योंकि जल के स्रोत से आपको मोटर के द्वारा पाइप के माध्यम से पानी लेके आना है। तो जितनी दूर आपका जल का स्रोत है, अगर मान लीजिए दूर होगा तो आपकी लागत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आपका ट्यूबवेल खेत पर ही है तो आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक हमारी इसमें लागत 25,000 से लेकर 40,000 प्रति हेक्टेयर तक आ जाती है, जो हम लोग लगाते हैं इस तरह का सिस्टम खेत में अपने। तो लागत से संबंधित भी अभी आपने तमाम जानकारी हासिल की। डॉक्टर नीलम, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे यहाँ कि अगर हमारे किसानों को इसका प्रशिक्षण लेना हो तो कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण लेने से उनको क्या-क्या लाभ जो है वो पहुँचेगा? देखिए, हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण की आवश्यकता ज़रूर होती है स्प्रिंकलर के चलाने के लिए, क्योंकि जब हम ट्यूबवेल का पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से देते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे ट्यूबवेल के पानी में बालू या मिट्टी के भी कण आ जाते हैं, और ये जो बालू और मिट्टी के कण होते हैं, जो स्प्रिंकलर का नोजल होता है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, क्लॉग कर देते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये सीखना आवश्यक होता है कि नोजल को खोल लें, उसको साफ़ कर लें। और दूसरा है, जैसे कि ये जो स्प्रिंकलर पद्धति है ये ज़्यादा कारगर इसलिए है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप पानी दीजिए, और जब आपकी फसल ख़त्म हो जाए, मान लीजिए बरसात है और आपकी फसल ख़त्म हो गई, तो आप स्प्रिंकलर पाइप और नोजल उठा के अपने मेड़ के किनारे रख दीजिए, खेत के किनारे, या घर में उठा के रख लीजिए। तो किसान भाइयों को ये पाइप कैसे जोड़ें, कैसे निकालें, कैसे नोजल साफ़ करें, और दूसरा बात है कि ट्यूबवेल के साथ कैसे कपलिंग करें, ये सब जानना आवश्यक होता है। और ये ट्रेनिंग 1 या 2 दिन का अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो उनको ये चलाना अच्छे से आ जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सवाल है कि वो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें, इसमें उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। जहाँ से हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर उनके पास में कोई एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, या कोई हमारा KVK है, या हमारे राज्य सरकार के कोई अधिकारी या उनका ऑफिस है पास में, तो वहाँ पर आ सकते हैं। और अगर किसान भाई हमारे यहाँ पर भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ जाकर इसकी पद्धति का आप भरपूर उपयोग ले सकते हैं। अब है कि किसान भाइयों को ये भी जानना आवश्यक है कि किसान क्यों अपना रहे हैं, इसके लाभ क्या हैं। देखिए, इस पद्धति के लाभ अनेक हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आपको छोटी क्यारी नहीं बनानी है, नालियाँ नहीं बनानी है, पाइप आपको इस्तेमाल करने हैं। तो जहां आपका अगर 1 एकड़ सिंचाई करने में आपको 4 घंटा 5 घंटा ट्यूबवेल चलाना पड़ता था, अगर आप स्प्रिंकलर पद्धति से जाएंगे तो आपका 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो आपका डीजल भी कम खर्च होगा, अगर डीजल से चलाते हैं, लाइट से चलाते हैं तो आपका लाइट भी कम खर्च होगा। और दूसरी बात है, आप पौधे को ऐसा पानी एक सा बरसात जैसा दे पाएंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो हम लोगों ने पाया है कि कम से कम 25 से 30% तो बचत हो जाती है पानी की, और जो पैदावार में बढ़त है वो कम से कम 40% बढ़त पैदावार में देखी गई है, अगर इन पद्धतियों से हम सिंचाई करते हैं तो। तो डॉक्टर नीलम, आपने इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने डॉक्टर नीलम से जाना कि स्प्रिंकलर सिंचाई के क्या क्या फायदे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे किसान कितने आसानी से इसका उपयोग कर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। हमारा आज का किसान जागरूक किसान बन रहा है। नई तकनीकों को अपना रहे हैं हमारे किसान और साथ ही फसलों की नई किस्मों को भी अपना रहे हैं। जहां एक ओर हमारे कुछ किसान पारंपरिक फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा उठाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान फूलों की खेती कर अपनी आय अर्जित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देते हैं जरबेरा फूल की खेती से संबंधित, किस प्रकार जरबेरा फूल की खेती की जा सकती है और कैसे इसकी खेती पॉली हाउस में भी संभव है। तो आइए इससे संबंधित तमाम जानकारी हासिल करें। फूल प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। फूल कहते ही रंग बिरंगे आकर्षक दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। बेला, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, रजनीगंधा, इन फूलों में से एक है जरबेरा। हमारे राज्य में जितने प्रकार के फूलों की खेती की जाती है, उसमें जरबेरा अन्यतम है। जरबेरा फूल की खेती हमारे जलवायु में अच्छी तरह हो सकता है। इसका दाम गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा की तुलना में बहुत अधिक है। पहले हमारे राज्य के किसान इस फूल की खेती नहीं करते थे, पर इन दिनों किसानों ने इस फूल की खेती करना आरंभ किया है। जरबेरा की खेती पॉली हाउस के भीतर अच्छी तरह किया जा सकता है। यूं तो बगीचे में भी इसकी खेती की जा सकती है, किंतु पॉली हाउस के भीतर इसकी खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। यदि बाहर खेत में फूल लगाया जाए तो ओस एवं पवन के कारण इन फूलों में कीड़े ज्यादा लग सकते हैं। इसलिए यदि किसान पॉली हाउस के भीतर फूल लगाएंगे तो उत्तम किस्म के फूल की प्राप्ति हो सकेगी। जरबेरा फूल की खेती के लिए ऐसी उर्वर जमीन चाहिए जिसमें पानी ना जमता हो। मिट्टी की अम्लता 5.5 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए कि जमीन में पानी जमा नहीं होना चाहिए। मिट्टी में पानी जमा होने से जरबेरा का पौधा गल जाता है। यदि मिट्टी चिकनी एवं गीली हो तो उसमें बालू मिला देना चाहिए। जरबेरा का चारा लगाने से पहले बेड यानी क्यारी बनाना चाहिए। क्यारी की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रति 2 क्यारियों के बीच 30 सेंटीमीटर की नाली होना चाहिए, जिससे जरबेरा की क्यारी में पानी न जमे। इस क्यारी में पंक्तिबद्ध तरीके से पौधा लगाना चाहिए। पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच भी 30 सेंटीमीटर दूरता होनी चाहिए। आप सब यह जो पॉली हाउस देख रहे हैं, उसकी लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई भी 20 मीटर है। इस पॉली हाउस में 20,000 जरबेरा का पौधा लगाया जा सकेगा। पौधा लगाने से पहले मिट्टी को विशोधित करना चाहिए। इसके लिए फॉर्मालिन व्यवहार किया जा सकता है। 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर फॉर्मालिन को मिलाकर क्यारी को गीला कर देंगे। उसके बाद पॉलीथीन से क्यारी को ढक देंगे। लगभग 7 दिनों के बाद पॉलीथीन को हटाकर मिट्टी को हल्के तरीके से कोड़ेंगे एवं लगभग 2 सप्ताह तक मिट्टी को खुला छोड़ देंगे ताकि फॉर्मालिन मिट्टी से उड़ जाए। यदि मिट्टी में फॉर्मालिन रह जाएगा तो जरबेरा के पौधों को हानि पहुंचेगी। 2 सप्ताह के बाद पौधा लगाना चाहिए। जरबेरा का पौधा लगाने से पहले प्रति वर्ग फुट जमीन में 100 ग्राम नीम पीड़िया, 25 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। इन सब को मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। मिट्टी में नीम पीड़िया देने से मिट्टी में होने वाले निमाटोड मर जाएंगे और पौधों को कोई हानि नहीं होगी।
जरबेरा का जो चारा लगाया जाता है वह टिश्यू कल्चर पौधा है। जरबेरा के पौधों को लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक हिसाब से ना लगाने पर पौधा मर भी सकता है। पौधा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पौधे का सिर मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। पौधे का सिर यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो पौधा नष्ट हो जाएगा। किसानों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। पौधा लगाने के साथ साथ उनमें पानी देना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन से पानी देना बहुत ही फायदेमंद होगा, अन्यथा झरा यानी वाटर कैन के द्वारा पानी देना चाहिए। इसके बाद हम पौधों में खाद देंगे। पानी में मिल जाने वाला खाद वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर NPK 19-19-19 प्रत्येक पौधे के हिसाब से 0.4 ग्राम एक दिन छोड़कर दिया जाएगा। यह सार प्रायः 2 से 3 महीना तक दिया जाएगा। इसके देने से पौधा भली भांति बढ़ेगा। पौधों का वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया होगा। पौधों के हृष्ट पुष्ट होने के बाद प्रति पौधे के हिसाब से NPK 15-8-35 प्रत्येक पौधे को 0.4 ग्राम एक दिन के व्यवधान में देना चाहिए। इस सार के देने से पौधे में फूल अच्छे होंगे। यदि फूलों का नाड़ मजबूत ना हो, कमजोर लगे, टेढ़ा मेढ़ा हो तो कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट देने से फूलों का नाड़ मजबूत एवं सीधा होगा। फूलों का नाड़ सीधा ना होने से फूलों की बिक्री पर असर पड़ता है। अच्छी कीमत नहीं मिलती, किसानों को हानि होती है। जरबेरा के पौधों को पानी देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पौधे को एक दिन में 300 से 700 मिलीलीटर पानी जरूरत पड़ता है। वर्षा के दिन में कम पानी एवं गर्मी के दिनों में अधिक पानी की जरूरत होती है। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जरबेरा के पौधे को संध्या के समय पानी नहीं देना चाहिए। दिन के 12 बजे से पहले ही पानी देना चाहिए। शाम के समय पानी देने से पॉली हाउस में आर्द्रता अधिक होगा और इस कारण फंगस अधिक होगा एवं पौधे को रोग भी हो सकता है। जरबेरा फूल पूरा खिलने के बाद तोड़ा जाता है। फूल में 2 स्तर पर पराग रेणु देखने के बाद तोड़ा जाना चाहिए। जरबेरा फूल को मूल या जड़ से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद तोड़ा गया स्थान से 1 सेंटीमीटर छोड़कर ब्लेड से काटकर उसे साथ ही साथ पानी में रखा जाता है। पानी में कुछ ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर देने से फूल ज्यादा दिन तक ताजा रहता है। इसके बाद फूल को शीत कक्ष में रखा जा सकता है। इसके बाद प्रति फूल को पॉलीथीन में ढककर पास के बाजार में भेजा जा सकता है। यदि फूलों की संख्या ज्यादा हो तो वातानुकूल गाड़ी द्वारा दूर के बाजार में भी भेजा जा सकता है। जरबेरा फूल की खेती एक लाभदायक खेती है। इससे बहुत लाभ मिलता है। सरकार भी इस खेती के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करती है। तो अभी आपने जरबेरा फूल की खेती से संबंधित तमाम जानकारी हासिल की और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको ये भी बताया कि स्प्रिंकलर सिंचाई से सिंचाई कितनी कारगर साबित हो सकती है। आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।